मित्रों नमस्कार। आज का यह कार्यक्रम हिंदी की पाठ्यपुस्तक में शामिल पाठ पर आधारित है। आज इस कार्यक्रम में हम मुक्तिबोध पर विचार करेंगे और मुक्तिबोध के निबंध नए की जन्म कुंडली 1 पर विचार करेंगे। उनका यह निबंध साहित्य की एक डायरी से लिया गया है। आइए सबसे पहले मुक्तिबोध के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लें। मुक्तिबोध का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के श्योपुर कस्बे में सन 1917 में हुआ था। मुक्तिबोध में आत्मविश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति, ईमानदारी, न्यायप्रियता आदि गुण उन्हीं के कारण विकसित हुए। शिक्षा पूरी करने के उपरांत मुक्तिबोध नया खून साप्ताहिक के संपादन कार्य से जुड़ गए। लंबे वर्ष तक उन्होंने नया खून का संपादन कार्य किया। मुक्तिबोध मध्य प्रदेश के राजनांद गांव में दिग्विजय महाविद्यालय में अध्यापन कार्य भी किया है। मुक्तिबोध का पूरा जीवन संघर्षों एवं विरोधों से भरा रहा। उन पर मार्क्सवादी विचारधारा का गहरा प्रभाव लक्षित होता है। यह प्रभाव उनकी कविताओं पर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। उनकी कविताएं पहली बार अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक में प्रकाशित हुई थीं। मुक्तिबोध प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते हैं। उनकी संवेदना और ज्ञान का दायरा अत्यंत व्यापक है। गहन विचारशीलता और विशिष्ट भाषा शिल्प के कारण साहित्य में उनकी एक अलग पहचान है। स्वतंत्र भारत के मध्य वर्ग की जिंदगी की विडंबनाओं और विद्रूपताओं का चित्रण उनके साहित्य में है। साथ ही एक बेहतर मानवीय समाज व्यवस्था के निर्माण की आकांक्षा भी। उनके साहित्य की एक बड़ी विशेषता है आत्मालोचन की प्रवृत्ति। मुक्तिबोध की प्रधान चिंता नए यथार्थ या सत्य को पाने की है। उसकी पद्धति में अनेक शक्तियां टकराती हैं। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में परंपराओं के साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आयाम मुख्य भूमिका में होते हैं। मुख्य बात यह है कि संघर्ष की द्वंद्वात्मक प्रक्रिया में हर वस्तु के अंतर्विरोध टकराते हुए नए को जन्म देते हैं। यह सच है कि मुक्तिबोध के बाद की पीढ़ी रचना और आलोचना के क्षेत्र में मुक्तिबोध को अपना गुरु मानती है। आइए अब हम मुक्तिबोध पर चर्चा के लिए आमंत्रित करते हैं प्रोफेसर नामोर सिंह को। प्रोफेसर नामोर सिंह मुक्तिबोध के निबंध नई की जन्म कुंडली 1 पर अपने विचार प्रकट करेंगे। दरअसल कुटज निबंध का उद्देश्य कुटज नामक फूल का परिचय देना नहीं है, बल्कि अपनी मनस्थिति, क्योंकि अपमानित होकर के वे गए थे और वहाँ उससे वो एक संदेश स्वयं लेते हैं और दूसरों को देते हैं। वो कहते हैं कि कुटज क्या केवल जी रहा है, वो दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। कोई निकट आ गया तो भय के मारे अधमरा नहीं हो जाता। वो नीति धर्म का उपदेश देता नहीं फिरता। और एक महाभारत का श्लोक उद्धृत करते हैं पंडित जी, सुखम वा यदि वा दुखम, प्रियम वा यदि वा प्रियम, प्राप्तम प्राप्तम उपासित हृदय ना पराजित। चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो या अप्रिय, जो मिल जाए उसे शान के साथ हृदय से बिल्कुल अपराजित होकर सोल्लास ग्रहण करो, हार मत मानो। इस पूरे लेख का हृदय ना पराजित है, हृदय से अपराजित रहो, पराजय का अनुभव न करो। यह अकुतो भय वृत्ति, अपराजित स्वभाव, अविचल जीवन दृष्टि आदि यही संदेश इस कुटज से ग्रहण करते हैं पंडित जी
और समाज को भी देना चाहते हैं कि सुख और दुख तो मन के विकल्प है। सुखी वह है जिसका मन वश में हो, दुखी वह है जिसका मन परवश हो। परवश होने का अर्थ है खुशामद करना, दांत निपोरना, चाटुकारिता, हाँ हुजूरी, जिसका मन अपने वश में नहीं है। निबंध का अंत होता है श्लोक से, वह यह है कि नाहम आत्मार्थमिच्छामि मनोनित्यम मनोन्तरे मनो में निर्जितम तस्मात् वशम तिष्ठति स्वरता। कुटज अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने पर सवार नहीं होने देता। मनस्वी मित्र तुम धन्य हो। इन शब्दों के साथ ये निबंध जैसे स्वयं दुर्दिन में आत्मबल प्राप्त करने के लिए और दूसरों को भी आत्मबल देने के लिए लिखा गया है, ये इस निबंध का संदेश है। मुक्तिबोध के निबंध नए की जन्म कुंडली 1 में जिन बिंदुओं पर मुक्तिबोध ने ध्यान आकृष्ट किया है, उनमें प्रमुख बिंदु हैं संयुक्त परिवार का ह्रास। संयुक्त परिवार के ह्रास के साथ ही सामंती प्रवृत्तियों को टूट जाना चाहिए, उनका नष्ट हो जाना आवश्यक समझा गया। किंतु जिस समय काल में मुक्तिबोध रचनारत थे, उस समय काल में वैज्ञानिक चेतना का प्रसार हो रहा था। वैज्ञानिक चेतना के आने से सामंती समाज का ढांचा टूट जाएगा, नए मानवीय मूल्य, नई स्थापनाएं आएंगी, जीवन संदर्भ बदलेंगे। किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुक्तिबोध का ये मानना था कि सामंती अवशेष टूटेंगे तो परिवार में भी परिवर्तन होगा, किंतु सामंती अवशेष परिवार में बने रहे। परिवार में सामंती अवशेष बनने का कारण यह था कि व्यापक परिवर्तन समाज के ऊपरी हिस्से पर, बाहरी हिस्से में हो रहा था। आंतरिक स्तर पर परिवार के भीतर जिस परिवर्तन की उम्मीद थी, जिस परिवर्तन की आकांक्षा थी, वह परिवर्तन घटित नहीं हो रहा था। यही कारण है कि पुराने सामंती अवशेष घर के अंदर बने रहे और घरों में जिस सुधार और परिवर्तन की जो इच्छा थी, जो आकांक्षा थी, वो नहीं घटित हो पाई। परिवार में उन अवशेषों के रहते, जो कि परिवार में है, वो चीज़ समाज के लिए भी एक उदाहरण बनती गई। इसलिए सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर जो परिवर्तन होने चाहिए थे, वो परिवार में, चूँकि उनकी जड़ता, उनकी जड़ें इतनी गहरी बैठी हुई थीं कि वह समाज को बदलने में, रूपांतरित करने में बहुत व्यापक स्तर पर सिद्ध नहीं हुई। सामंती अवशेष टूटे, किंतु वैज्ञानिक चेतना नहीं आई। वैज्ञानिक चेतना के आते ही धर्म की भूमिका गौण हो जाती है, किंतु धर्म और सामंती अवशेष ज्यों के त्यों पड़े रह गए। नए विचार, नए बिंदु, नए दर्शन, नए चिंतन का स्वागत तभी किया जा सकता है जब पुरानी चीज़ों की, पुरानी जड़ताओं को हमें ढीला करना पड़ेगा, उनके बंधन को ढीला करना पड़ेगा। परिणाम यह हुआ कि नया नया हम सभी लोग चिल्लाए, किंतु नए को हम उस रूप में धारण नहीं कर पाए। उसके पीछे की जो प्रवृत्ति थी, वह थी सामंती अवशेषों का बने रहना और धर्म की जड़ता। समाज इन्हीं जड़ताओं में फंसा रहा। इसलिए परिवर्तन के दौर में जो परिवर्तन की लहर दौड़ रही थी, उस लहर में हम पीछे रह गए। मुक्तिबोध का उद्धरण देना ज़्यादा आवश्यक है। जमाने के साथ संयुक्त सामंती परिवार का ह्रास हुआ। उन विचारों और संस्कारों के प्रति विद्रोह भी किया गया जो सामंती परिवार में पाए जाते थे। किंतु हुआ क्या? लड़के बाहर राजनीति या साहित्य के मैदान में खेलते
और घर आकर वैसा ही सोचते या करते जो सोचा या किया जाता रहा। समाज में बाहर पूंजी या धन की सत्ता से विद्रोह की बात की गई, लेकिन घर में नहीं। वह शिष्टता और सील के बाहर की बात थी। मतलब यह कि अन्यायपूर्ण व्यवस्था को चुनौती घर में नहीं, घर के बाहर दी गई। घर का संघर्ष कठिन था, उसमें भावनाओं की टकराहट उन्हीं से होती थी जो अपने प्राण के अंश थे। इसलिए न केवल उस संघर्ष को टाल दिया गया, वरन एक अजीब ढंग का समझौता किया गया। यह हुआ और मैं कहता हूँ यह हुआ, मानो इसे। उद्धरण बंद। यह जो समझौता हुआ, इस समझौते के चलते पुराने अवशेष सामंती ढांचा परिवार में बना रह गया, धर्म की जड़ता परिवार में बनी रह गई। उससे विद्रोह कर पाना बड़ा मुश्किल था। पुराने मूल्य, नैतिकता, पुरानी स्थापनाएं, परंपराएं, उनसे टकराना, उनको बदलना चुनौती थी। किंतु उस चुनौती को हमने चुनौती के रूप में न लेकर के हमने समझौता परस्ती से काम लिया। परिणामतः जिस अपेक्षा में, जिस मात्रा में परिवर्तन की उम्मीद थी, सामाजिक रूपांतरण की उम्मीद थी, वह नहीं हो सका। मुक्तिबोध चाहते थे कि समाज बदले, समाज की सोच बदले, समाज का दायरा विस्तृत हो। दुनिया बदल रही है तो हम भी बदलें, पर हमारे मूल्य, हमारे मानदंड जो जड़ हो गए हैं वो भी बदलें। किंतु उन्हीं समझौतों के कारण वह बदल नहीं पाए। मुक्तिबोध का दूसरा उद्धरण यहाँ देना ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए पुराने सामंती अवशेष बड़े मज़े में हमारे परिवारों में पड़े हुए हैं। पुराने के प्रति और नए के प्रति इस प्रकार एक बहुत भयानक अवसरवादी दृष्टि अपनाई गई है। इसीलिए सिर्फ एक प्रश्नता है। प्रश्न है वैज्ञानिक पद्धति का अवलंबन करके उत्तर खोज निकालने की। न जल्दी है, न तबीयत है, न कुछ। मैं मध्यवर्गीय शिक्षित परिवारों की बात कर रहा हूँ। जो समझौता परस्ती है, जो मध्यवर्गीय परिवार की विडंबना है, मुक्तिबोध उसमें बदलाव चाहते थे, किंतु उस समझौता परस्ती ने उसको बदलने नहीं दिया गया। इसीलिए वो कहते हैं कि उसमें भयानक अवसरवादी दृष्टि है। अवसरवादिता मनुष्य को, समाज को बदलने के लिए तैयार नहीं करती है। अवसरवादी दृष्टि के ही आधार पर हमने समझौता किया। इसलिए समाज की जड़ता, धर्म की जड़ता, सामंती परिवार के अवशेष, सामंती प्रवृत्तियां हमारे परिवार में ज्यों की त्यों बनी रह गई। वैज्ञानिक चेतना के आने के बावजूद हम उसमें बहुत कुछ नया नहीं कर पाए। इस स्तर पर मुक्तिबोध को पढ़ना, समझना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन प्रोफेसर नामवर सिंह के इस विचार से नए की जन्म कुंडली 1 को पढ़ना, समझना आपके लिए सुगम, सरल और आसान हो गया। हमें ऐसा विश्वास है।